हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। कोई भी एक सर्किट है, उसमें छोटी से छोटी करंट फ्लो कर रही है, तो उसको डिटेक्ट करने में गैल्वेनोमीटर हमारी हेल्प करेगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होगा, कॉइल मूव करेगी, कॉइल रोटेट करेगी और हम करंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा आपने, क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कॉइल रोटेट करती है और ये क्या करता है, छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट कर पाता है। अभी बात आती है इसके प्रिंसिपल की। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेसिस पे काम करता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका प्रिंसिपल? तो देखो, अ करंट कैरिंग coil placed in uniform magnetic field experiences a torque that tends to rotate the coil. मतलब कि एक कॉइल जो कि करंट कैरी कर रही है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो क्या होगा, उस करंट के फ्लो करने से कॉइल रोटेट करेगी, उस पे टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करेगी। अब उसकी रोटेशन की हेल्प से हम करंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। अब इस पे टॉर्क कितना लगेगा? तो ये हमने पढ़ा था NIAB sin थीटा। तो एक करंट कैरिंग कॉइल इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है जब हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो अभी बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की। प्रिंसिपल हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन देखो इसकी। तो ध्यान दो, पहले मैंने ये इसका आउटर पोर्शन बनाया है, ये गैल्वेनोमीटर का आउटर पोर्शन है। यहाँ पे दो स्क्रूज लगाए हैं जिनका बस एक ही काम है, इस गैल्वेनोमीटर को लेवल करना। ठीक है, जिसकी वजह से इनका नाम है लेवलिंग स्क्रूज। ये बस हेल्प करेंगे हमें इस गैल्वेनोमीटर को लेवल करने में। इसके बाद देखो, एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए हम हेल्प लेंगे इन दो स्क्रूज की, जिनको बोला जाता है टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स, ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है। पॉजिटिव कनेक्शन के लिए, ये नेगेटिव कनेक्शन के लिए। ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका पॉजिटिव यहां पे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव यहां पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और इनकी कनकेव शेप है, इस तरह से इनकी शेप है, जिसकी वजह से हमें मिलेगा सेंटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है इनकी वजह से, जो क्या करेगा, ये जो साइन थीटा है, इसमें जो एंगल है थीटा, जो A और B के बीच का एंगल है थीटा, इसको 90 डिग्री बनाए रखेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थीटा हमें 90 डिग्री मिलेगा, जिसकी वजह से टॉर्क जो है वो होगी NIAB और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी हमें कॉइल पे। अभी देखो, ये है टॉर्जन हेड। टॉर्जन हेड जिसका काम क्या है, जो हम कॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, जो उसको सस्पेंड करने में हमारी हेल्प करेगा। हम उसको
हम क्या करेंगे, उस कॉइल को इसकी हेल्प से यहां से हैंग करेंगे। इसके बाद देखो, ये सबसे पहले ये आ गया फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फास्फर और ब्रॉन्ज से बनी हुई स्ट्रिप का यूज कर लेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे उस कॉइल को हैंग करने में। अभी ये फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप का यूज क्यों किया, क्योंकि पहले तो ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, दूसरा इसके केस में K की वैल्यू रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, आगे K आएगा आप देखोगे, रेस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट ये स्मॉल रहेगा, K की वैल्यू स्मॉल रहेगी। इसके बाद ये एक मिरर आ गया जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन से नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो काउंट करेंगे। अभी यहां पे देखो, ये कॉइल आ गई। ठीक है, ये कॉइल आ गई जो कि कॉपर की बनी हुई है और हमने इसको लपेटा हुआ है, इसको वाउंड किया हुआ है ओवर नॉन मेटेलिक फ्रेम। एक नॉन मेटेलिक फ्रेम की हेल्प लेके हमने इसको वाउंड किया हुआ है। नॉन मेटेलिक फ्रेम की हेल्प हमने इसलिए ली क्योंकि नॉन मेटेलिक फ्रेम की वजह से एडी करंट्स यहाँ पे कम से कम प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे एडी करंट्स कम से कम प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से हीट का लॉस बड़ा कम आकर करेगा। ठीक है, एडी करंट्स कम होंगी, हीट का लॉस भी कम आकर करेगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे आता है एक स्प्रिंग, बिल्कुल पतला सा स्प्रिंग है जिसको हम नाम देते हैं हेयर स्प्रिंग। अगर ये कॉइल रोटेट करे तो ये उसके साथ रोटेट करेगा, क्योंकि ये बहुत पतला सा बिल्कुल सॉफ्ट सा स्प्रिंग है, तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे। उन ट्विस्ट को देख के, इस मिरर की हेल्प से उन ट्विस्ट को देख के हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। अगर कोई भी ट्विस्ट नहीं है तो मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। जितने ज्यादा ट्विस्ट है उतनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद ये मैंने कनेक्शंस जो है, जो एक्सटर्नल कनेक्शंस है, उनको कनेक्ट कर दिया इस कॉइल के साथ। ठीक है, तो ये T1 जो है इसके अपर एंड के साथ कनेक्टेड है और T2 जो है इसके लोअर एंड के साथ कनेक्टेड है। जब भी करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल सर्किट में तो इंटरनल सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में, वो इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगी। इसके बाद देखो, एक लास्ट चीज हमने यहां पे क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया हुआ है जो बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ सॉफ्ट आयरन कोर हम सेंटर में यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ेगी और हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये थी पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां से एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव ये कनेक्टेड है और उसका नेगेटिव यहां पे कनेक्टेड है। करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में और इस करंट के फ्लो करने की वजह से और इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करेगी। कॉइल रोटेट करेगी, यहाँ पे ट्विस्ट पड़ेंगे, हम उसको इसकी हेल्प से काउंट करेंगे, हमें पता लगेगा कितनी ज्यादा करंट है या कितनी कम करंट है, करंट है भी है कि नहीं है, ये सब चीजें। तो ध्यान दो, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अभी आएंगे हम इसकी वर्किंग पे, तो देख लो इसको। तो वर्किंग क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ध्यान दो। जैसे हमने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल्स के साथ कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करने लगी इस तरह से। ये करंट फ्लो कर रही है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन इस तरह से करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करने लगेगी, इस पे एक्ट करेगा एक टॉर्क, जो हमने पढ़ा था, टॉर्क है NI AB sin थीटा के इक्वल। अब क्योंकि
ये टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा अपनी मीन पोजीशन से, इसलिए हम इसको नाम देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये क्या करेगा, इस कॉइल को, ठीक है, इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, इसलिए इसको नाम दिया होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये होगा NIAP sin थीटा के इक्वल। दूसरी चीज, ये जो थीटा है ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, और इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एंगल आ जाता है 90 डिग्री, और हमें टॉर्क मिलता है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी NIAP। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिला, ये आ गया मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब यहाँ पे टॉर्क मिलेगा, ये कॉइल रोटेट करेगी, और इसके रोटेट करने की वजह से ये हेयर स्प्रिंग जो भी इसके साथ कनेक्टेड है ये भी रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा, इसमें कुछ ट्विस्ट पड़ेंगे, जब इस पे ट्विस्ट पड़ेंगे तो एक रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, जो इसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। तो कितना टॉर्क लगेगा, कितना रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो देखो रेस्टोरिंग टॉर्क जो एक स्प्रिंग पे लगता है, ये किसके इक्वल होता है, K फाई के। टॉर्क फाई, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, K आ गया कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। ये होता है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और हमने फास्फोरस ब्राउन स्ट्रिप का यूज किया, इसके केस में क्या होगा, K की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास रेस्टोरिंग टॉर्क आया, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया। इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉर्क्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं K फाई इक्वल्स टू NIAP, K फाई इक्वल्स टू NIAP। यहां से फाई की वैल्यू निकलती है NIAB बाय K। फाई आ गया NIAB बाय K। N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, I है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, A आ गया एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉइल, B आ गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द पोल पीसेस, ठीक है, बाय दिस सिलिंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। K आ गया रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सब टर्म्स में, जिसमें N भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा I के। पहले देखो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ऐसा नहीं है कि करंट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ेगी तो एरिया जो था, ठीक है, इस कॉइल के बीच का एरिया ये बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। करंट के बढ़ने पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रांग होने नहीं वाला, तो N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, इसके बाद है K, ये तो पहले का ही कांस्टेंट है, रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे वेरिएबल है I। इसका मतलब जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शंस मिल रही है, इसका मतलब उतनी ज्यादा करंट इसमें फ्लो कर रही होगी, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। और अगर यहां से हमने क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है, I आएगा K फाई बाय NBA, I आ जाएगा K फाई बाय NBA, जिसको हम लिखते हैं G फाई के इक्वल। यहां पे G जो है ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और G किसके इक्वल है आपने देखा, K बाय NBA। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, डिफरेंट गैल्वेनोमीटर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है डिफरेंट गैल्वेनोमीटर्स के लिए ये डिफरेंट होगा। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वर्किंग क्या, देखो देखो फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या है, इसको हम G से डिनोट करते हैं, और ये होता है I बाय फाई के इक्वल। फिगर ऑफ मेरिट को G से डिनोट करते हैं, I और फाई का रेशियो होता क्या ये, तो फिगर ऑफ मेरिट है कितनी छोटी से छोटी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास करे और गैल्वेनोमीटर क्या करे, एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। तो हम फिगर ऑफ मेरिट को बोलते हैं दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट
which flows through a galvanometer to produce a unit deflection. तो जब ये यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये 1 के इक्वल आएगा तो जी आई के इक्वल आएगा। तो कितनी छोटी सी करंट इसमें से पास करे और वो पूरी एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलेंगे फिगर ऑफ मेरिट। हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू के बाय एन बी ए इंटू 5। आई की वैल्यू है के बाय एन बी ए इंटू 5। इसके बाद, ठीक है, जी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू पुट करो इंटू 5 और ठीक है, डिवाइड कर देना यहां पे 5 से, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया फिगर ऑफ मेरिट जो डिपेंड कर रहा है के एन बी और ए पे। तो फिगर ऑफ मेरिट एक गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए, क्योंकि के एन बी और ए कांस्टेंट होंगे तो इसके लिए फिगर ऑफ मेरिट भी इसका कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंट गैल्वेनोमीटर्स का डिफरेंट फिगर ऑफ मेरिट होगा जो डिपेंड करेगा के बाय एन बी ए के ऊपर। इसके बाद देखते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी, वो करंट के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है और वोल्टेज के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो पहले देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम IS से, करंट सेंसिटिविटी IS से डिनोट करते हैं और ये होता है 5 बाय आई के इक्वल। 5 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, I से डिवाइड कर दो, करंट सेंसिटिविटी मिलेगी, यहाँ IS 5 आ गया, NBA बाय K इंटू आई, ठीक है, 5 की वैल्यू NBA बाय K इंटू आई डिवाइडेड बाय ये I, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया करंट सेंसिटिविटी NBA बाय K के इक्वल। तो करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कॉइल के कितने ज्यादा टर्न्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, एरिया कितना एनक्लोज किया इस कॉइल ने, और K NBA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए फास्फर ब्रांच स्ट्रिप का यूज किया ताकि ये K स्मॉल रहे और सेंसिटिविटी बढ़ जाए। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है, तो ध्यान दो VS वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 बाय V के इक्वल होगी, VIR के इक्वल होगा। हमारे पास 5 बाय I की वैल्यू है, हम पुट करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाय I हमने देखा था NBA बाय K के इक्वल था, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में R से, तो ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हमने देखा इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है इन टर्म्स में। तो ये था इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो एडवांटेजेस, हमने देखा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया। इसकी वजह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक लीनियर स्केल का भी। तो लीनियर स्केल का यूज करके हम नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस को इजीली काउंट कर सकते हैं। बट अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं आता, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आई बाय साइन थीटा के, तो हम लीनियर स्केल का यूज नहीं कर सकते थे और हमारी रीडिंग जो थी वो एक्यूरेट नहीं आती, रीडिंग लेने में हमें परेशानी होती। दूसरा, इसकी सेंसिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं, हमने देखा NBA और K पे डिपेंड करती है, इसलिए हम छोटी से छोटी करंट भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इस सॉफ्ट आयरन कोर और इन मैग्नेटिक पोल्स की वजह से। तो जब अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो अर्थ का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या करेगा, इस पे इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी करंट की। क्लियर है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट नहीं डाल पाएगा और करंट हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे
ये इसकी एक और एडवांटेज है। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे हेल्प ली है एक नॉन मेटेलिक फ्रेम की, जिसपे हमने इस कॉइल को सस्पेंड किया। वो जो नॉन मेटेलिक फ्रेम है वो एडी करंट्स को रिड्यूस करेगा। एडी करंट्स रिड्यूस होंगी तो यहाँ पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हीट का लॉस आकर नहीं करेगा तो हम करंट को एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। तो क्लियर है, नॉन मेटेलिक फ्रेम क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है एडी करंट्स उनको रिड्यूस करता है, तो हीट का लॉस कम आकर करेगा और करंट हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। तो ये इसकी एडवांटेजेस है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस गैल्वेनोमीटर के, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर जब उसमें से स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करे, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करे तो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखो जब करंट ज्यादा फ्लो करेगी हीट ज्यादा, ठीक है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आ गया एक इसकी डिसएडवांटेज। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, हमने बोला हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। बट जो सेंसिटिविटी है ऐसा नहीं है कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बीच में हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ी तो हम बढ़ा लेंगे, वो हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही कर सकते हैं। जैसे देखो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, वो अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बड़े मैग्नेट्स लगा के नहीं कर सकते। या फिर दूसरी चीज NBA नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस कॉइल को खोल के एक बड़ी कॉइल लपेट दें और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी या ज्यादा एरिया बढ़ा दें। तो ऐसा कुछ हम बस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी भी टाइम पे हम क्या करें NBA और K को वेरी कर दें और सेंसिटिविटी चेंज हो जाए। तो ये थी इसकी दूसरी डिसएडवांटेज। तो ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सेंसिटिविटी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डाउट्स क्लियर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।